मैं विवेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अवनी क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेंसुरेशन का ही है, पार्ट 5 है और इसमें पॉलीगन्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का जो मतलब टॉपिक है मेरा उसमें मेन चीज़ जो देखनी है वह है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब बहुभुज। बहुभुज क्या होता है या पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स का मतलब ऐसा कोई भी फिगर जो मोर देन टू साइड से बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो, है ना। जैसे कि पॉलीगन्स के पार्ट्स की बात करें तो ट्रायंगल, त्रिभुज को ले लो, कोऑर्डिनेटर को ले लो, पेंटागन को ले लो, सबके सब किसके पार्ट है? सबके सब पॉलीगन के पार्ट है। हेक्सागन को ले लो, हेप्टागन को ले लो, ऑक्टागन को ले लो। ठीक है, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी भुज लो, वो सबके सब पॉलीगन्स ही। पॉलीगन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपको लर्न करने होंगे और इससे जुड़े क्वेश्चन आजकल, पहले तो एसएससी में आते थे, सीडीएस में आते थे, आजकल स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी आने लगे। अब स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आने लगे हैं तो फिर आप बच ही नहीं सकते उस टॉपिक से, है ना। इसलिए एडवांस का पार्ट नहीं हम जो बता रहे हैं, ये अर्थमेटिक का ही पार्ट है और मैंसुरेशन का ही पार्ट है हम जो अभी बताने जा रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरा जो पहली चीज़ है वो फॉर्मूला है जो हम बता रहे हैं, है ना। फॉर्मूला है आंतरिक कोणों के योग का कह लो या कह लो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना। हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे आंतरिक कोणों का योग, इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के योग का फॉर्मूला है, आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला। आंतरिक कोण का मतलब जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना था तो ट्रायंगल का जो ये एंगल है या फिर जो ये एंगल है या फिर जो ये एंगल है इसको बोलोगे इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हेक्सागन को ले रहे हैं। अब हेक्सागन के अगर हम निकालें आंतरिक कोणों का योग या फिर बोले हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम तो वो होता है 6। हेक्सागन में 6 साइड है ना, तो 6-2 इंटू 180। ठीक है, अब 6-2 मतलब 4 का 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 720 डिग्री। मतलब जो हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब हिंदी में बोले तो षटभुज, है ना। षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होता है। एन का मतलब क्या? एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, किस आकृति में कितनी भुजाएं। जैसे ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 है। कोऑर्डिनेटर में कितनी? 4 है। पेंटागन में कितनी? 5 है। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। अगर वैल्यू पूछे ईच इंटीरियर एंगल की तो वो होती वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर ऊपर वाला ही है और एंगल, तो वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो है वो यही फॉर्मूला रहता है, बस नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होता है। मतलब n-2 इंटू 180 और इसमें डिवाइडेड बाई एन बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जैसे मान लो यही हेक्सागन का एग्जांपल ले रहे थे हम, षटभुज का ले रहे थे, तो अगर षटभुज में हमें निकालना हो कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम षटभुज हो, रेगुलर हेक्सागन हो, तो होगा 720/6। मतलब षटभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो होता है 120 डिग्री का। यहाँ तक ठीक है। अब जो अगला फॉर्मूला है, ये मेरा पहला फॉर्मूला था, ये आपको लर्न करना होगा, ये दूसरा था और ये अभी हम तीसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? ये तो एक फैक्ट है जो लर्निंग करना होगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब बहिष्कोण, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है हमेशा 360। अगर हमसे कोई पूछे कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना, तुम बोलेंगे 360। चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग कितना, तो बोलेंगे 360। पंचभुज के बहिष्कोणों का योग कितना, तो 360। बहिष्कोण कोई भी आकृति का हो उसका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहिष्कोण का मतलब जैसे ये ट्रायंगल था
तो ट्रायंगल को अगर ये वाली साइड हम ऐसे बढ़ा दें तो ये जो बाहर की ओर एंगल बनेगा वो बहिष्कोण। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछे तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती 360 डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और इसमें एक और फैक्टर जो लर्न करना होगा वो ये कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, ये लर्न करना होगा। मतलब आंतरिक कोण प्लस बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो उसका आंतरिक कोण है और बहिष्कोण है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगला अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। अगला जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है वो है नंबर, वो डायगोनल से रिलेटेड है। जो फॉर्मूला है मेरा वो डायगोनल से रिलेटेड है। किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू इन द ब्रैकेट n माइनस थ्री। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम बोलें कि एक 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसमें विकर्ण कितने होंगे? तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण होंगे 10/2 इंटू 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। मतलब जो विकर्ण होंगे वो कितने आएंगे? 35। बात समझ में? ये जो हमने अब तक बात करी थी वो टोटल फॉर्मूला बेस्ड करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका था, एसएससी में पूछा गया था कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो ये याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा। जैसे हमसे कोई पूछे त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, त्रिभुज में विकर्ण थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में क्योंकि होते नहीं है। इस फॉर्मूले के थ्रू भी अगर लगाना चाहोगे तो त्रिभुज में 3 साइड होती है ना, तो 3/2 और इधर हो जाएगा 3 - 3, 3 - 3 मतलब 0। तो त्रिभुज में जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब होते नहीं, पॉसिबल भी नहीं है एक ट्रायंगल में डायगोनल क्रिएट करना। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूलों पे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं जो अभी नहीं, अभी मेंसुरेशन से ही जुड़े हुए क्वेश्चन बताने, सिर्फ पॉलीगन्स की बात हुई थी तो हमने फॉर्मूले आज बता दिए। ठीक है, सीधे पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नियमित षट्भुज 12 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर बनाया जाता है, तो यह नियमित षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक रेगुलर हेक्सागन है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ईस्ट साइड 12 है उसको कट करके बनाया है, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा? ठीक है, तो पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। जब इसको कोनों को काटना है मतलब ऐसा कुछ कट करेंगे, ऐसा कुछ कट, है ना, और कोनों को काटने के बाद, कोनों को काटने के बाद ये निकल के आएगा मेरे पास, ये जो निकल के आएगा यही हेक्सागन है ना। कोनों को काटेंगे तो ये फिगर जो जनरेट होगा वो हेक्सागन है, मतलब षट्भुज। यहाँ तक ठीक है। अब इसको कट कैसे करना है? वैसे तो बड़े आसान सी बात है, याद कर लो, बड़ा इजी। अब सवाल में जैसे बोला है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी? 12। 12 है तो उसको देखो 3 बराबर भागों में जब तुम काटोगे, 3 बराबर भाग करोगे इसके साइड के, तभी वो हेक्सागन ड्रॉ करना पॉसिबल होगा, वरना हेक्सागन बन तो सकता है बट रेगुलर हेक्सागन नहीं बन सकता, मतलब एक समषट्भुज नहीं बन सकता। अगर तुम इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा के 3 बराबर भाग नहीं करोगे तो रेगुलर हेक्सागन बनना पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको काटा ए, तो यहाँ भी हमें काटना होगा ए,
मतलब दोनों जगह बराबर बराबर लेंथ में इसको कट करेंगे। यहाँ भी हमें इसे कट करना होगा ए, यहाँ भी इसे कट करना होगा ए। हमने मान लिया ए सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम इसको ये कट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इक्वलेटर है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60, है ना। और ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका एक एंगल 60 हो चुका है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ये भी एंगल बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 60 60 होंगे। इसका मतलब ये ए तो ये भी ए, एंगल बराबर है, हो जाएंगे ना तीनों। अगर एंगल बराबर है इसका मतलब इक्वलेटर ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल बराबर है तो कितने कितने के, 60 60 के। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है और ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। मतलब देखो इस त्रिभुज के तीन बराबर भाग की, और यही बात याद रखने वाली है कि अगर हमको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, हमको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है, वो भी एक इक्वलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर्स को कट करके, तो जो हेक्सागन की साइड क्रिएट होती है ना, जो साइड ऑफ हेक्सागन होती है, मतलब जो हेक्सागन की भुजा होती होगी, जो साइड ऑफ हेक्सागन होगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हेक्सागन की साइड होगी वो इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड की, इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड का 1/3 होगी। अब यहाँ पे इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड कितनी थी, 12 थी, तो हेक्सागन की साइड कितनी होगी, 12/3, मतलब हेक्सागन की साइड होगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार हेक्सागन के फॉर्मेशन को देख लो। जैसे मान लो ये मेरा हेक्सागन है एक, है ना। तो हेक्सागन में एक्चुअली होता क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी जो एग्जांपल हम दे रहे थे उसमें हमने हेक्सागन का एग्जांपल दिया था षटभुज का, किसके आंतरिक कोणों का योग 120 होता है, और इसका प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 होता है, वो सॉरी 120 होता है। ये भी हमने निकाल के बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। यहाँ पे देखिए, ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इसका जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 का। ये बताया था ना थोड़ी देर पहले हेक्सागन का एग्जांपल देके। तो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से इसके सेंटर से, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे क्रिएट होंगे समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे इक्वलेटर ट्रायंगल जनरेट होंगे, ठीक है। इक्वलेटर ट्रायंगल जनरेट होंगे, ये एंगल 120 था और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, 120 से बाइसेक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 60। ये भी कितना हो जाएगा, 60, है ना। ये दोनों 60 60, तो ये भी कितना बच्चा, 60, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये भी कोलेटर, ये भी कोलेटर, ये भी कोलेटर, ये भी, और ये कितने गिल, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्वलेटर ट्रायंगल से मिलके बनता है। इसका मतलब जो समषटभुज होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है ना। जो हेक्सागन होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बोल लो या ए स्क्वायर बोल लो, और यहाँ तो 6 समबाहु त्रिभुज है, तो हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू √3/4। अच्छा, ए कितनी निकल के आई थी, ए निकल के आई थी मेरे पास, ए निकल के आई थी कितनी, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4।
तो ये फोर कैंसिल, 6 इंटू 4 होता है 24√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थे ना, इसका ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, और जो जरूरी बात है वो ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। जरूरी बात इसमें ये है कि जो षटभुज की भुजा होती है, जो षटभुज की भुजा होती है ना, वो समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 होती है। जो षटभुज की भुजा होती है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का 1/3 होती है। इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी गिवन थी? इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 गिवन थी। तो हेक्सागन की साइड भी होगी 12/3 मतलब 4। अब दूसरी बात जो मैंने काम की थी वो हेक्सागन के एरिया की थी। तो हेक्सागन को यहाँ पे हमने बताया कि हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या बोल लो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 6 समबाहु त्रिभुज है तो एरिया होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी निकली थी? 4 निकली थी, तो 6 इंटू √3/4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, बचा ये 4 और ये 6 जिनका गुणा 24 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समषटभुज का विकर्ण है 8√3, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समषटभुज है मतलब एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका डायगोनल गिवन है 8√3, तो उसका एरिया क्या होगा? यहाँ देखो, अगर हमको ये याद है कि षटभुज की भुजा और उसके विकर्ण में रेशियो क्या होता है, तो ये सवाल हम लोग सेकंड्स में लगा लेंगे। और अगर रेशियो नहीं याद है तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो पहले हम रेशियो निकालने के लिए प्रूविंग करके बता दें। ठीक है, तो पहले प्रूविंग समझ लो, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने षटभुज का एग्जांपल दिया था और इसके बारे में हमने ये बताया था कि ये 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक ये त्रिभुज ले रहे हैं और एक याला त्रिभुज ले रहा है, 2 त्रिभुज ले लिए। अब हमको चाहिए इसका डायगोनल, क्योंकि बात तो डायगोनल इसकी हो रही, तो हमको चाहिए इसका डायगोनल। वो डायगोनल की बात करें तो वो ये होगा, है ना। कोई भी डायगोनल ले सकते थे, ये ले सकते थे, ये लेते तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना होता। ठीक है, कोई भी जो सही लगे वो डायगोनल यूज कर लो। इन ट्रायंगल्स का हमें ऐसे करके यूज करना पड़ता फिर उस कंडीशन में, अगर हमको ये वाला डायगोनल चाहिए होता। फिलहाल तुम ये वाला डायगोनल ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखते हैं, इस फॉर्मेशन में देखेंगे। इस देखो, इसकी साइड हमने लटकर ली, तो ये सारी साइड्स ए होंगी, सारी साइड्स ए होंगी। ये डायगोनल है ना। इस फॉर्मेशन में देखो, ट्रायंगल को देखो, ये डायगोनल है। ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा के हमने बनाया, सीधा कर दिया। ट्रायंगल ये था, ट्रायंगल ये था। इस चीज को हमने इस ट्रायंगल का बेस बनाया है, और ये जो डायगोनल था वो डायगोनल हमने ये दिखाया है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको अलग से देखते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये जो डायगोनल है वो इसके मीडियन की तरह शो हो रहा है ना, माध्यिका की तरह। ये तो मीडियन की तरह शो हो रहा है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, माध्यिका होती है, वो क्या होती है? √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू भुजा, ये इसकी माध्यिका होती है ना। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो माध्यिका है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? √3/2 इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो दो थे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ये वाली भी तो माध्यिका हमको चाहिए, ये वाला भी तो चाहिए ना। ये पूरा तो डायगोनल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जब टोटल काउंट करोगे तो बोलोगे ना डायगोनल। तुमको अब ये वाला ट्रायंगल देखो,
ये वाला ट्रायंगल भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आई √3/2 इंटू ए। इसकी भी वैल्यू निकल के आएगी क्या, √3/2 इंटू ए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब टोटल माध्यिका निकालें, तो टोटल माध्यिका कितनी आएगी, √3/2 ए प्लस √3/2 इंटू ए। मतलब टोटल माध्यिका जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी √3। अच्छा, ये जो इन त्रिभुजों की माध्यिका थी वो मेरे लिए किसका काम कर रही थी, ये मेरे लिए काम कर रही थी विकर्णों का। यानी इस समषटभुज का जो विकर्ण निकल के आया वो निकल के आया √3 इंटू ए। अच्छा, इसी षटभुज की जो भुजा थी, है ना, भुजा का, भुजा मतलब साइड, भुजा का जो विकर्ण से रेशियो निकल के आया, विकर्ण मतलब डायगोनल, भुजा का विकर्ण से जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया a/a√3। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1/√3। और यही चीज आपको याद करनी, ठीक है, ये बात याद करनी, कंठस्थ कर लो, रट लो, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लो, ये चीज याद करनी कि समषटभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन की साइड और उसी हेक्सागन के डायगोनल के बीच में जो रेशियो होता है वो 1/√3 का होता है। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जो डायगोनल गिवन था वो गिवन था 8√3। अच्छा, हमको मालूम है कि डायगोनल का जो रेशियो होता है वो होता है a√3 के फॉर्मेट में। तो a√3 इज इक्वल टू 8√3, √3 कैंसिल, दैट्स वाई a इज इक्वल टू 8। ए क्या थी, ए थी षटभुज की भुजा, जो समषटभुज थी उसकी भुजा थी। इसके एरिया का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, किसका, इस एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 4 से 64 गया तो 16, 16 में 6 का गुणा तो 96, ठीक है, √3। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं किसमें था। अच्छा, ना सेंटीमीटर लिखा है ना ही मीटर लिखा है, ठीक है, हम सेंटीमीटर मान के कर ही ले रहे हैं, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन में याद रखने वाला एक बात क्या है, हमको जो याद रखना है इस क्वेश्चन को लेके, जो जरूरी बात जो मेरे हिसाब से है, इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि समषटभुज की भुजा और उसके विकर्ण के बीच में 1:√3 का रेशियो होता है। मतलब हेक्सागन की साइड और उसके डायगोनल में जो रेशियो होता है वो 1:√3 होता है। अगर ये हमको याद है तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि डी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है डी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, डी इज इक्वल टू दे रखा है 8√3, डी मतलब डायगोनल। तो a√3 इज इक्वल टू 8√3, √3 कैंसिल समझ लो कंपेयर करने में, तो ए आ गया 8। ए की वैल्यू 8 आ गई। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब साइड है, भुजा है। ए क्या है, साइड या भुजा, जो बोलना चाहो, है ना। ए षटभुज की भुजा है। अब षटभुज की भुजा मालूम हो गई तो जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये षटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें ए की जगह 8 था, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 से 64 गया 16 बार में, 16 6 का गुणा किया, ये मेरा आंसर, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, षटभुज बनाया था, ऐसे मान लो ये षटभुज है, वो भी समषटभुज है, मान ही लो, ठीक है। हमने बोला था जो षटभुज होता है उसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, ऐसा कुछ बोला था, याद आ रहा, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। अच्छा, अगर हमको इसके परिवृत्त की रचना करनी हो, मतलब हमको इस षटभुज के परिवृत्त चाहिए, सरकम में इसके एक सर्कल चाहिए, तो वो सर्कल ऐसे करके कुछ आएगा, ऐसे। देखो ड्राइंग मेरी बचपन से ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, वो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे ही कुछ आएगा, ऐसे।
हमने तो 10th में भी ज्योमेट्री में जो नहीं आता था ट्रायंगल का सर्कल बड़ी मुश्किल से बनाया था, प्रकार खिसका के बड़ी मुश्किल से बनाया था उसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी मेरी जो ड्राइंग की मैम थी, 8th क्लास तक ही मेरे पास ड्राइंग थी, 9th से हमने संस्कृत ले ली थी। मेरी जो ड्राइंग वाली मैम थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उनका कहना था कि कोई भी लड़का जो भी ड्राइंग बनाएगा उसमें लिखेगा नहीं कि ये क्या है, लिखेगा नहीं कि उसने क्या बनाया है, वो देख के समझ में आना चाहिए। और वो हमसे हमेशा कहती थी भैया तुम लिख तो दिया ही करो। कहती थी लिख तो दिया ही करो, समझ ही नहीं आता है लॉकी बनाई है कि बैट बनाया, बॉल है कि फुटबॉल है, समझ में नहीं आता। तो अपने लिए ड्राइंग की शुरुआत से अलग रूल है। देखो इसमें जो ये यही तो रेडियस होगी, ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, यही तो रेडियस है ना, बस यही ना। मतलब जो षटभुज की भुजा होगी, जो षटभुज की भुजा होगी वही इसके परिवृत्त की त्रिज्या होगी, जो षटभुज की भुजा होगी वही इसके परिवृत्त की त्रिज्या भी होगी। देखो ये 14 है और ये था इक्विलेटरल, तो ये भी कितना होगा, ये भी 14 होगा, है ना। इक्विलेटरल है ना, तो दोनों तो सेम होंगे, अगर वो 14 तो ये भी 14, ये भी कितनी दूरी, ये भी 40। अच्छा हमको क्या याद है, हमको याद है जब रेडियस होता है 7 तो एरिया होता है 154, तो यहाँ पे रेडियस है 14, रेडियस दुगनी, तो एरिया 154 इंटू दुगना होगा या स्क्वायर में होगा, सोच लो एक बार, स्क्वायर में, है ना, दुगनी है तो 2 का स्क्वायर, तो 154 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 154 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ समझ लो, अगर इसके अंतर्वृत्त पे क्वेश्चन आता तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ये वाली दूरी होगी, ये वाली, है ना। अंतर्वृत्त अगर इसमें बनाना होता तो इस त्रिज्या को लेके बनाते, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये। अच्छा इसको अगर ध्यान दे तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, मीडियन, है ना। और यानी अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसकी वैल्यू होती √3/2 ए। षटभुज में जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होती है वो √3/2 इंटू ए, और जो सरकम सर्कल की रेडियस होती है वो षटभुज की साइड के इक्वल होती है, ठीक है। दोनों रेडियस समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट करो, है ना।